हेलो, स्क्रीन sir. दिख रहा है? Yes, sir. Your screen is absolutely visible. And sir, may we start, sir? हाँ, ओके, स्टार्ट। Okay. Sir, I heartily welcome to Dr. Professor Sanjay Kumar, sir, from NIT Jamshedpur Electrical Engineering Department. Sir, we are very glad to in touch with you so that we can get uh, a high advantageous session on FACTS controller, flexible AC transmission, and its controller also. Uh, hope our student will get benefited. And sir, please start our session. Thank you, sir. Thank you very much for Chakravarti, sir. Can I start? Yes, sir. Please start, sir. Okay. So, dear student, now I'm going to deliver lecture on the FACTS devices. So, what is FACTS and what is full form of the FACTS? Anyone? ऑलरेडी स्क्रीन पर लिखा हुआ है यार, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल? हेलो, कैन यू हियर मी? एनीवन स्टूडेंट? यस सर। ओके, तो फैक्ट्स को व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम? एनीवन? नो। तो एक्चुअली इंडक्टर और कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो कोई भी हम लोग अगर इम्पीडेंस को वेरिएबल अगर चाहते हैं कि अगर हो ड्यू टू पावर हेल्प ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से, तो हमारा क्या होगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इम्प्रूव करेगा एज वेल एज स्टेबिलिटी। बहुत सारा उसका है, आगे हम बताएंगे। एक्चुअली मेरा आवाज कहीं इको नहीं हो रहा है? No, sir. Your sound is absolutely clear, sir. Please carry on, sir. Okay. So FACTS is a static equipment used for AC transmission of electrical energy, and the term FACTS describe a wide range of control, many of which incorporate large power electronics converter meant to enhance controllability and power transfer capability. So according to IEEE definition, flexible AC transmission system is defined as an alternative current transmission system in comparative power electronic based on other static controller to enhance controllability and increase power transfer capability. That means in whole India ट्रांसमिशन सिस्टम तो आपका पूरा मतलब एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि कोई भी हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क जो है कोई चेंज हो। सपोज अगर हम कोई ग्रिड या फिर कोई ट्रांसमिशन लाइन को रिमूवल और इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारा सिस्टम में क्या चेंजेस आएगा, तो हमारा क्या वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो ये हम फैक्ट्स जो कंट्रोलर है हमारा, आगे हम बताएंगे कि सीरीज फैक्ट कंट्रोलर, सेट शंट फैक्ट कंट्रोलर जो है वो क्या इफेक्ट हमारा ट्रांसमिशन लाइन पर करता है। क्योंकि ये एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा सिस्टम है
नाउअडेज इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे, क्योंकि हमारा जनरेशन जो है फिक्स्ड है और हमारा डिमांड जो है वो फिक्स्ड नहीं है। हमारा डिमांड क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। तो और एनीथिंग, मतलब सपोज कंप्यूटर से लेकर के हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर, कोई भी पावर प्लांट जो है वो हमारा बिना मतलब पावर का एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, जनरेशन मेरा फिक्स्ड है बट डिमांड जो है हमारा फिक्स्ड नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि हमारा जो ग्रिड है वो ग्रिड 5 हमारा, इससे पहले हमारा NH जो हमारा स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होता है, NLDC नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर होता है, एरिया लोड डिस्पैच सेंटर होता है, और रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो यूनिट ये हमारा एक स्काडा जो सिस्टम है सब हर स्टेशन में लगा हुआ रहता है, सब स्टेशन पर, इवन पावर प्लांट में भी लगा हुआ रहता है, क्योंकि रियल टाइम वो हमारा मॉनिटरिंग करता है। तो जो हमारा लास्ट आप लोग याद होगा कि 31 जुलाई 2012 को हमारा इंडिया में ब्लैकआउट हुआ था, याद है कुछ? हमारा केवल साउथ ईस्टर्न का जोन है वही हमारा बचा था, बिकॉज ऑफ HVDC लिंक था। बाकी जितना भी हमारा सिस्टम है वो हमारा AC सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है। तो कोई भी अगर सिस्टम में चेंज होता है, हमारा इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और अगर देखो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज ये दो टर्म ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी का जो टॉलरेंस है अकॉर्डिंग टू कोई अच्छा स्टैंडर्ड बुक या फिर NPTEL VDL देखना कि फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन है वो अप टू 3%, लेकिन हमारा इंडिया में हमारा जो है 0.5% तक हम ये कर सकते हैं, मैक्सिमम 3% तक जा सकते, मतलब 50 का 3% क्या हो गया, 1.5 या प्लस या फिर माइनस करो तो 48.5, और 51.5 तो कभी जाता नहीं है, क्योंकि फिर 49 और 50 के बीच में ही हमारा फ्रीक्वेंसी जो है फ्लक्चुएट करते रहता है। ऐसा क्यों होता है? हेलो, एनीवन? क्योंकि हमारा जो जनरेशन और डिमांड जो है ना इक्वल कभी नहीं होता है। जो पावर जनरेशन और जो पावर डिमांड है वो अगर इक्वल नहीं होगा, आइडियल केस में भी हमारा इक्वल नहीं, क्योंकि हमारा जो लॉसेस है ट्रांसमिशन लाइन वो एनी हाउ प्रेजेंट रहेगा। P जनरेशन इज इक्वल टू P डिमांड प्लस P लॉसेस। तो जहां भी हमारा लॉसेस सिस्टम में आएगा तो हमारा डिमांड, अगर P जनरेशन इज ग्रेटर देन P डिमांड तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और P जनरेशन इज लेस देन डिमांड तो क्या होगा, मेरा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो और वोल्टेज हमारा जो है 10 अप टू 10%, अगर हम 1 पर यूनिट की बात करें तो 0.9 से लेकर के 1.10 तक हम वोल्टेज को फ्लक्चुएट करा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर सिस्टम में कोई चेंजेस ज़्यादा आता है तो हमारा सिस्टम जो है ना इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ऑलरेडी इंडिया में मतलब इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। अब हम क्या करें, अगर हमको पावर इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, या फिर कोई भी ग्रिड को इंटरकनेक्ट से हटाना है, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम से, या फिर जोड़ना है, तो उस बस का जो इंफॉर्मेशन, पहले बताएं कि बस क्या होता है।
बताओ, तुम लोग लोड फ्लो एनालिसिस तो पढ़ चुके हो? हेलो, नहीं। तो एक बस के पास हमारे पास 4 इंफॉर्मेशन होता है: एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्टेज एंड एंगल। तो हमारा जो इक्वेशन है 2 है, और मतलब वेरिएबल जो है वो 4 है। तो इंडिया में कोई ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है कि 2 इक्वेशन हो और 4 वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व कर ले। तो वहां से हम लोग इस 4 में से 2 को मतलब हम लोग बस का क्लासिफिकेशन करते हैं: स्लैक बस, लोड बस और जनरेटर बस। तो जिसमें 2 नॉन क्वांटिटीज होता है और 2 अननोन क्वांटिटीज होता है। तो जैसे स्लैक बस की अगर बात करें तो भी और डेल उसका क्या होगा, नॉन क्वांटिटी, और एक्टिव और रिएक्टिव मतलब पी और क्यू जो होगा अननोन क्वांटिटी। पीवी मतलब क्या, जनरेटर बस, तो जिसका एक्टिव पावर और वोल्टेज जो है वो नॉन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी क्या दिया गया, क्यू और डेल। तो नेक्स्ट जो हमारा लोड बस, लोड कहने का मतलब ये है कि वो एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों लेगा। ठीक है, तो जिसका पी और क्यू नोन है और भी और डेल अननोन क्वांटिटीज है। तो कोई भी जब सिस्टम हमारा अगर डिस्टर्ब होता है, इनके सब कोई फॉल्ट आ जाए, ट्रांजिएंट आ जाए, ठीक है, तो उस ये चारों हमारा विद इन रेंज में होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, तुम्हारा जैसे पावर सिस्टम कंटिंजेंसी पड़े होगा, तो उसमें क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो है विद इन रेंज में ऑपरेट करे तो हम सिस्टम जो है सिक्योर सिस्टम बोलते हैं। अदरवाइज हमारा जो क्या होगा, सिस्टम अनसिक्योर होगा, इनस्टेबिलिटी होगा, कोई भी अगर रेंज से बाहर होगा। भी मीन भी मैक्स के बीच में होना चाहिए, पी मीन पी मैक्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी विद इन रेंज में है तो हमारा पावर सिस्टम कंटिजेंसी जो है वो हमारा सिक्योर सिस्टम है। अदरवाइज इनसिक्योर मतलब पावर सिस्टम हमारा थ्रेटनिंग है। अगर वो इनसिक्योर सिस्टम में चला गया, जैसे वोल्टेज अगर विद इन रेंज के बाहर चला गया या फ्रीक्वेंसी विद इन रेंज के बाहर चला गया, तो हमारा सिस्टम जो क्या होगा, इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा। तो हमारा हम नहीं चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 50 हर्ट्ज से हमारा ज्यादा जाए, लेकिन आइडियल सिस्टम तो है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी इंडक्टर और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्टिव पावर तो नहीं लेता, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब और जनरेट करता है। तो एट द लाइट लोड अप कंडीशन में इंडक्टर क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा, और एंड हैवी लोड कंडीशन में कैपेसिटर जो है क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को डिलीवर्ड करेगा, जनरेट करेगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। फेरेंटी इफेक्ट यही होता है कि एट द लाइट लोड और नो लोड कंडीशन रिसीविंग इन वोल्टेज इज मोर देन सेंडिंग इन वोल्टेज। तो ये सब हमारा फेनोमेनन है, इसको हमारा ओवरकम करने के लिए फैक्ट्स जो हमारा कंट्रोलर जो है हम लगा करके इस स्टेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, ट्रांसफर कैपेबिलिटी को हम इनहेंस करते हैं। ठीक है, ड्यू टू चेंज ऑफ फायरिंग एंगल। तो हमारा जो है सिस्टम क्या होगा, जैसे आप 2 बस की अगर बात कर रहे हैं तो एक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला आता है, V1 V2 बाई एक्स साइन डेल्टा। तो आपका वोल्टेज फिक्स्ड है, आपका डेल्टा फिक्स्ड है कि 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो
आपका मेन चीज क्या बच गया कि रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम उसको वेरिएबल बना सकते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर को लगा करके। अगर हम इन कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे तो हमारा क्या करेगा, एक्स को रिड्यूस करेगा तो एक्स रिड्यूस होगा तो पावर मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है चक्रवर्ती सर? Yes, sir. Yes, sir. आ- Your आवाज आ sound is रही है? absolutely clear, sir. Your sound is absolutely clear. We ओके। are listening you, sir. स्टूडेंट लोग को Actually, प्रॉपर students are सुना रहा है? mainly coming from first year and second year. Uh, till now, they are not aware of transmission and distribution line, and that's why sometimes they are not able to answer. But they are listening very well, sir. Please, you may ओके continue, sir. ओके। एक्चुअली स्लाइड पढ़ने में हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा हम हाँ हाँ. पावर सिस्टम में चले गए Yes, sir. Yes, sir. थे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसी चीज को हम इलेबोरेट कर देते हैं। Okay, sir. Okay, sir. तो flexibility of electric power transmission means the ability to accommodate changes in the electric transmission system or operating condition while maintaining sufficient steady state and transient margin, जो अभी हम आपको डिस्कस किए। ओके, this is the symbol of the fast controller, a power electronic based system and other static equipment that provide control of one or more AC transmission system parameter. Okay. Benefits of using FACT devices. क्या benefits है? Control of power flow, both active and reactive power, as desired and within limit is possible. अच्छा, इन लोग तो फर्स्ट ईयर का है ना और सेकेंड ईयर, तो एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा एक्टिव पावर, Yes, sir. रिएक्टिव पावर इसके बारे में Yes, थोड़ा sir. Yes, sir. समझाता हूँ। हाँ, they know. हाँ सर, वो बोल दीजिए ओके सर. Okay, sir. Okay. ओके। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर एंड apparent पावर आल्सो? बोलो। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई हुआ है कि नहीं? देखो, जो पावर तुम्हारा यूजफुल है, ठीक है, उसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं। जो भी तुम पावर जनरेट कर रहे हो, जो जनरेटर तुम्हारा पावर दे रहा है इनफाइनाइट बस को, ठीक है, उसको हम लोग एक्टिव पावर बोलते हैं, जो हमारा यूजफुल पावर है। रिएक्टिव पावर जो है उसको हम इमेजिनरी पावर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में बैक एंड फोर्थ में मूवमेंट करते रहता है, मतलब कभी लोड साइड से सोर्स साइड से लोड साइड से, ठीक है। तो हमारा जो भी इन ऐसी सिस्टम में होता है, एक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है, VI cos phi। cos phi क्या है, पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर क्या होता है, कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और पावर फैक्टर जो है हमारा 0.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 0 से ज्यादा या कम होता है, ज्यादा होता है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन कम होता है तो उसके लिए अलग से हम लोग को पेनल्टी देना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस ज्यादा देना पड़ता है।
ठीक है। जैसे रिएक्टिव पावर तुम्हारा ऐसे समझो कि एक्टिव पावर तो तुम समझ गए कि जो तुम्हारा ह्यूमन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि तुम्हारा बॉडी में तुम्हारा कैपेसिटी टू डू वर्क, तुम्हारा जो काम करने का जो क्षमता है, जो तुम्हारा पावर है, वो तुम्हारा एक्टिव पावर है। लेकिन रिएक्टिव पावर तुम्हारा इमेजिनरी पावर है। उसको हम कैसे समझाएं? ऐसे समझो कि अगर तुम कहीं बाहर गए और तुमको कुछ, सपोज तुम एक बाइक से कहीं जा रहे हो और तुमको एक ट्रैफिक पुलिस बीच में रोका, ठीक है, तो तुमको सब सारा चीज बोला कि लाइसेंस दिखाइए, इंश्योरेंस दिखाइए, हेलमेट पहने हैं कि नहीं। इन केस एनी तुम्हारे पास मिसिंग है, तो उसमें क्या है कि तुमने बोल लिया हम इनको जानते हैं, कोई फलना आदमी को जानते हैं, हम इसका आदमी है, जिसके कारण से वो क्या हुआ, वो तुमको छोड़ दिया। तो यहाँ पर वो पावर काम किया, इसी को बोलते हैं रिएक्टिव पावर। उनका केवल नाम से ही तुमको क्या हुआ कि वो तो यहाँ आए नहीं, लेकिन उनके जो इन्फ्लुएंस है उसके कारण तुमको फाइन नहीं देना पड़ा। ये हुआ रिएक्टिव पावर। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों प्रेजेंट रहता है। इवन 1 फीट भी लेंथ लाइन होगा तो इंडक्टेंस तो एटलीस्ट जरूर प्रेजेंट रहेगा। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कैपेसिटेंस को नेग्लिजिबल करके चलते हैं, लेकिन लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिसके कारण से हमारा एक्टिव और रिएक्टिव पावर जो है एनी टाइम प्रेजेंट रहेगा। कोई भी एसी सिस्टम जो है तुम्हारा अगर रेसिस्टिव है तो वोल्टेज और करंट दोनों एक फेज में रहेगा, उस केस में पावर फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। लेकिन अगर आरएल लोड है या फिर प्योरली इंडक्टिव लोड है या आरसी लोड है तो तुम्हारा वोल्टेज और करंट जो है क्या करेगा, लैग करेगा या तो लीड करेगा। कैपेसिटर है तो लीड कराएगा करंट को, अगर इंडक्टर है तो लैग कराएगा। तो हमारा जो फेज डिफरेंस होगा जिसके कारण से हमारा हार्मोनिक्स आएगा। ठीक है, तो और एक बेस्ट एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में आया कि सपोज अगर तुम्हारे 3 कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर तुम्हारा रेसिस्टिव लोड है, दूसरा कंज्यूमर तुम्हारा इंडक्टिव लोड है, और तीसरा जो है वो कैपेसिटिव लोड है। तो बिजली बिल सबसे ज्यादा कौन देगा? तुम लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हो, इसलिए थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा ही बेसिक जा रहे हैं। तो अगर अच्छा लगे तो बोलना, नहीं तो कंटिन्यू करेंगे हम फैक्ट्स पर। हेलो डियर स्टूडेंट, कैन यू हियर मी? यस हाँ, तो बताओ, 3 लोड है तेरे पास, एक रेसिस्टिव लोड है, एक इंडक्टिव लोड है और एक कैपेसिटिव लोड है। तो बिजली बिल कौन सबसे ज्यादा देगा? रेजिस्टिव लोड वाले। कौन? रेजिस्टिव लोड। रेसिस्टिव लोड वाला। यस और नो बोलो यार। यस सर। देखो, अभी तुमको जब बताएं कि रेसिस्टिव लोड कहने का मतलब क्या है कि पावर फैक्टर 1 है, कॉस 0 1 है, मतलब कि वोल्टेज और करंट दोनों एक फेज में है। ठीक है, तो जो एक्टिव पावर क्या बोले, वी आई कॉस फाइव, तो कॉस फाइव तुम्हारा 1 हो गया। तो जो अपेरेंट पावर है वो तुम्हारा
एक्टिव पावर है, सारा का सारा तुम्हारा पावर कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन रिएक्टिव पावर ये जो है VI sin phi, ठीक है, तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगा, दोनों का बीच का एंगल जो है वो 0 है, अभी तो cos 0 1 हुआ, तो sin 0 0, तो पूरा का पूरा रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है कौन, बोलो, अभी भी नहीं समझे। देखो इंडक्टिव लोड में क्या होगा कि VI cos phi पावर जो एक्टिव पावर होता है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, तो cos phi कितना होगा 90 डिग्री, तो एक्टिव पावर पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है, ठीक है, रिएक्टिव पावर पूरा का पूरा ले रहा है। लेकिन रेसिस्टिव लोड में क्या हो रहा है कि एक्टिव पावर पूरा का पूरा ले रहा है, रिएक्टिव पावर 0 हो रहा है, रिएक्टिव पावर तो नहीं ले रहा है, और ये रिएक्टिव पावर को पूरा ले रहा है। तो जो रिएक्टिव पावर को ज्यादा लेगा तो वो बिजली बिल देगा, या फिर जो एक्टिव पावर को लेगा वो देगा। देखो एक्टिव पावर जो है वो तुम्हारा ग्लोबल प्रॉब्लम है, और रिएक्टिव पावर जो है वो तुम्हारा लोकल प्रॉब्लम है, ठीक है। रिएक्टिव पावर बेसिकली मतलब इनबैलेंस ऑफ मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमारा एंगल है, जो हमारा सिस्टम है इंडक्टर और कैपेसिटर, जिसके कारण हमारा जो है कभी करंट आउट ऑफ फेज हो जाता है, कभी वोल्टेज आउट ऑफ फेज हो जाता है, तो हमारा पावर फैक्टर जो है डिसकंटिन्यू होता है। तो सबसे ज्यादा बिजली बिल इंडक्टिव लोड वाला देगा। अच्छा ऐसे समझो, तुम्हारे घर में केवल बल्ब जल रहा है और फैन चल रहा है, बगल वाले घर में AC चल रहा है, गीजर चल रहा है, तो वो ज्यादा बिजली बिल देगा कि तुम केवल बल्ब जला रहे हो और फैन चला रहे हो तुम दोगे? सर ऐसे वाला। तो इसलिए कि जहां भी कॉइल है, जहां भी कोई मोटर चला रहा है, या मतलब कि रिएक्टिव पावर को कंज्यूम ज्यादा कर रहा है, ठीक है, तो जो भी रिएक्टिव पावर को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर को ज्यादा लेगा। देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, VI cos phi, ठीक है, V तो तुम्हारा कांस्टेंट है। अब तुम्हारा लोड ज्यादा बढ़ा रहे हो तो करंट क्या होगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है, लोड ज्यादा ले रहे हो तो पावर फैक्टर क्या होगा, बताओ। अभी तो तुम बोले कि जो AC चलाता है वो ज्यादा बिजली देगा। तो देखो तुम्हारा पावर फैक्टर और I, देखो जितना जैसे ही लोड ज्यादा अगर बढ़ाओगे, ठीक है, तो करंट बहुत ज्यादा हाई बहेगा, ठीक है, करंट ज्यादा होगा, पावर फैक्टर कम होगा, क्या कि ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, वोल्टेज तुम्हारा कांस्टेंट है, वोल्टेज तुम्हारा मतलब कोई भी घर में 230 अगर सिंगल फेज है तो 230 आएगा, अगर वो कॉमर्शियल है तो 400 लेगा, 3 फेज है, ठीक है। तो हमारा करंट और ये पावर फैक्टर, इसी को हमको मतलब कि पावर P इज इक्वल टू VI cos phi, तो ये कांस्टेंट कब होगा, या तो करंट को तुम घटाओ या पावर फैक्टर को बढ़ाओ, या पावर फैक्टर को घटाओ तो करंट को बढ़ाओ, ठीक है। तो पावर फैक्टर तुम्हारा अगर जैसे ही 0.8 से ज्यादा तुम ले रहे, मतलब घट रहा 0.6 0.7, तो तुम्हारा क्या होगा, तुमको एक मतलब अगर इंडस्ट्रियल लोड है या फिर कॉमर्शियल तुम ले रहे हो तो उसमें तुमको एक्स्ट्रा
एप्लीकेशन देना होगा। मैं सब स्टेशन पर या बिजली में मतलब जहाँ हम लोग जमा करते हैं वहाँ पर तुमको अलग से एक 3 फेज कनेक्शन लेना होगा, अलग से चार्जेस देना होगा, बताना होगा कि हम कॉमर्शियल हैं, हम डोमेस्टिक नहीं हैं, ठीक है। और नहीं तो तुम फिर पकड़े जाओगे तो फिर तुम्हारा लाइन भी काट देगा और पैसा भी ज्यादा लेगा, और तुम्हारा जो भी कानूनी कार्रवाई होगा वो होगा। इसलिए रिएक्टिव पावर हमारा लोकल प्रॉब्लम है। अगर रिएक्टिव पावर ही सब ज्यादा कंज्यूम कर लेगा तो हम आगे पावर को ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएंगे, एक्टिव पावर को भेज ही नहीं पाएंगे। Excuse me, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, actually, this meeting will be ended within 1 minute, and we have to rejoin again. Sir, same link. You have to Okay, rejoin. okay. Students, please rejoin in the same link. Within 1 minute, it will be ended. Sir, please continue. ओके, तो नेक्स्ट क्या है? रिडक्शन इन वोल्टेज ड्रॉप इन पावर लाइन इज पॉसिबल, रेगुलेशन कैन बी इम्प्रूव्ड, जो अभी हम डिस्कस किए। जितना भी फ्लक्चुएट हुआ लोड तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा?